Good morning, sir. 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 Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. कल के क्वेश्चंस में से कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो नेक्स्ट शुरू कर लें.
Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन से शुरू करना है ना हमें? Yes, sir. तो I think ये कोड डिस्कस किया था ना, all grown ups were once children but only a few of them remember it. डिस्कस कर लिया था? Yes, sir. ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी लिखेंगे. I mean the context should be of that of the poem Amanda. तो अमेंडा के कॉन्टेक्स्ट में if we see the her parent or guardian used to keep on scolding her for doing different things. So if she didn't sit up straight, so she used to get scolded for that. If she didn't do her homework, if she didn't clean her room, so for everything she used to get scolded. अब देखो डांट पड़ रही है, काम नहीं कर रहे हैं, that is fine, but first of all we need to understand why a particular thing happens. तो अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है या अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हुए तो या सीधा नहीं बैठा जा रहा है, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट. या एक सिंपल सा बहुत बेसिक सा एग्जांपल, कई बच्चे मिट्टी भी खाते हैं ना, या कुछ भी चीज हो चबाने लग जाते हैं खाने के अलावा. हाँ, तो these acts are absolutely natural और these are indication of something else. कि अगर आप मान लो सीधे नहीं खड़े हो या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो स्टडीज में और समथिंग लाइक दैट, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. तो इट इज पॉसिबल कि आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, खाना वाना ठीक से बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू फोकस. ये पॉसिबल हो सकता है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता हो, रात को सो नहीं पाते हो, उसकी वजह से हो सकता है आई साइट वीक हो. बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि दे हैव अ वीक आई साइट, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्टडी वेल. दिखेगा नहीं, पढ़ोगे कैसे? सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस और हर एक के साथ में ये एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड. अब इवन एट दिस एज, एट व्हाट यू आर, तो एट दिस एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू. आपके साथ में क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होता है. विद टाइम यू गेट टू रियलाइज कि आपको आपकी फिजिकल अवेयरनेस होने लगती है धीरे धीरे करके. So अगर कोई बड़ा हो गया है तो now they have a certain degree of physical awareness for themselves, but they expect the same thing from children. कि वही चीज बच्चों को डांटने लग जाते हैं कि for example if you are slouching, why are you not sitting up straight, why are you not doing this or that, why do you play too much? So even grown-ups need to understand that they were also once children and they also went through certain things. तो उनका रीजन पता लगाना उनके लिए फिर भी आसान हो सकता है if they are empathetic with the child. अगर चाइल्ड का जो बच्चा है उसका पर्सपेक्टिव अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ही समझ पाएंगे. लेकिन बहुत सारे एडल्ट्स भूल जाते हैं. they start behaving like adults. एडल्ट मतलब जिस तरीके से एक एडल्ट बिहेव करता है. so this should be avoided. और जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, these can be only resolved with proper guidance and consultation with the children themselves. तो अगर बच्चों से अगर खुद पूछें कि उनकी क्या प्रॉब्लम है या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, remembering our own childhood and then recalling कि अगर मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो probably the child can have also a similar problem. And based upon that understanding, trying to resolve the issue rather than just scolding the child. Understood? So this is the discussion which you have to write. अच्छा, समझ में नहीं आया या आ गया ये बता दो प्लीज. समझ में नहीं आया? देखो अच्छा यूं बताओ किसी, अब ये आई साइट वाला जैसे एग्जांपल मैंने लिया था, ये एक कॉमन सा एग्जांपल है. अब कई बच्चों का क्या होता है, आई साइट वीक होने लग जाती है. अब अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती है. शायद टीवी ज्यादा देखते होंगे आजकल, फोन ज्यादा देखते हैं उसकी वजह से हो सकती है, या आजकल यूं हो सकता है कि पढ़ाई ज्यादा कर ली उसकी वजह से बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, उसकी वजह से हो सकती है आई साइट वीक हो जाती है. लेकिन उनको नहीं पता चल रहा होता कि आई साइट वीक हो गई है.
तो आप लोग जैसे बोर्ड को देखने की कोशिश करते हो, नहीं दिखाई देता है, तो अब काम तो कंप्लीट करना है, तो कुछ भी नोट कर लेते हो, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ में आ रहा है, यू नोट दैट डाउन। और जब आप देखने की कोशिश करते हो तो आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, तो सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा डालना पड़ता है। तो अगर किसी की आईसाइट वीक होती है तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन आपको नहीं पता है ना ये कि ऐसी चीजें हो जाती है कि अगर आईसाइट वीक होगी तो सर में दर्द होने भी लग जाएगा, या अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली कितने टाइम तक अगर सर में दर्द है तो कंसंट्रेट करोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजन क्या है। और ये रीजन हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर स्टडीज। तो इसी तरीके से अगर कोई बच्चा मान लो सीधा नहीं खड़ा है, वो स्लाउच कर रहा है, नीचे बेंड कर रहा है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि ही इज नॉट हैविंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी, कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो रही है, उसका टाइम नहीं मिल रहा है, या कुछ विटामिन्स की कमी है उसकी वजह से हो रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से चिल्ड्रन टेंड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। अब बड़ों को ये समझना चाहिए कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कुछ शायद, या अगर कोई बच्चा किसी तरीके से एक्ट कर रहा है तो उसको कुछ रीजन होगा उसके पीछे। अब बड़े लोग क्या करते हैं, दे डोंट ट्राई, सब बड़े लोग नहीं, सम ऑफ द एडल्ट्स दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और वो सीधा डांटने लग जाते हैं कि सीधा क्यों नहीं खड़ा होता, सीधा खड़ा नहीं हो जाता देर से। या एक और चीज है जो नॉर्मली देखी जाती है कि बच्चे मान लो बदतमीजी करते हैं, बात कर रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से लगता है बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और उनको डांट भी पड़ती है कि भाई इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो, जबकि सेम चीज घर में चल रही होती है। बच्चा बचपन से अपने बड़ों को देख रहा है उस तरीके से बात करते हुए, और ही जस्ट इमिटेटिंग देम। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का। यू ऑब्जर्व योर एडल्ट्स एंड यू इमिटेट देम, और इमिटेशन करते करते आपको पता नहीं चलता है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो वो आगे वाले को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके बड़े उसी तरीके से बात कर रहे होते हैं और उसी बात के लिए आपको डांटेंगे। तो एडल्ट्स डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो जैसे 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने अभी डिस्कस किए, उनमें से किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सीधा डांटने लग जाते हैं। तो एडल्ट्स को एडल्ट्स की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उनको दे आल्सो शुड अंडरस्टैंड दे वर वंस चिल्ड्रन, कि वो भी बच्चे थे और उनके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो व्हाई टू परपेचुएट द सेम थिंग। तो अगर वो थोड़ा बहुत एम्पैथेटिक हो, मतलब दे अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड, कि उसको अगर वो ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, इफ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, देन दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिजॉल्व दैट इशू, और इस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी। तो इसलिए ये कहा हुआ है कि ऑल ग्रोन अप्स वर वंस चिल्ड्रन बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम रिमेंबर इट, कि सारे के सारे रिमेंबर नहीं करते हैं, they don't try to understand why a child behaves in a particular way, only a few of them tend to realize it. I hope now it is clear. Yes, sir. किसी को डाउट हो? No, सर, हमें sir. क्वेश्चन में मतलब क्या एक्सप्लेन करना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो, जब ऐसे ओपन एंडेड होते हैं ना क्वेश्चंस, तो अगेन जैसे मैंने कुछ आइडियाज बताए हैं अभी, तो हम अपना वापस से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। वर्ड वेब बनाने की कोशिश करो, तो वर्ड वेब बना लो, इसका ऑर्गेनाइज करो। इस सेंटेंस को जब देख रहे हो, क्वेश्चंस फ्रेम कर लो, क्वेश्चंस को रीऑर्गेनाइज करो, और रीऑर्गेनाइज करने के बाद उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, जो आंसर लिखोगे उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होगे तो यू कैन राइट अबाउट दिस कोट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हो। तो एक्सपैंड अपॉन दिस, कि इस कोट का मतलब क्या है, कि दे वर वंस चिल्ड्रन बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम रिमेंबर इट। क्या रिमेंबर करते हैं, क्या रिमेंबर नहीं कर पाते, कि उनका एक्सपीरियंस क्या था व्हेन दे वर चिल्ड्रन। तो इंट्रोडक्शन में हम ये लिख देंगे, इस कोट को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे,
उसको इंट्रोडक्शन क्या क्या कह रहे हो? एक बार दोबारा बताना, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मेरे पास। इंट्रोडक्शन में जो कोट है ये दिया हुआ है, ऑल ग्रोन अप्स वर वंस चिल्ड्रन बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम रिमेंबर इट, उसको एक्सप्लेन कर दो पोएम के कॉन्टेक्स्ट में। बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इसको एक्सप्लेन करना है कि पोएम के किस रिलेशन में क्या रिलेवेंस है, या इसी का ही मतलब क्या बन रहा है इस कोड का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कोड। ठीक है, उसके बाद में बॉडी में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, हम एग्जांपल्स को लेंगे और एग्जांपल्स के साथ में ये जो कोड है उसको ब्रेक करके कर लेते हैं कि ऑल ग्रोन अप्स वर वंस चिल्ड्रन। तो यहाँ पर पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ग्रोन अप्स किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो हम लिख सकते हैं, और चिल्ड्रन किस तरीके से एक्ट करते हैं, और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है कि किस तरीके से डांटा जा रहा है और बच्चे के ऊपर उसका बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसका। और फिर कंक्लूजन में हम उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि व्हाट कैन बी अ सॉल्यूशन फॉर सच अ सिचुएशन। आया समझ में? नहीं आया किस तरीके से करोगे? आ गया सर। ठीक है, कोशिश करो। देखो ये वाले अगर इस तरीके के क्वेश्चंस खुद ट्राई करोगे ना तो दिस इज वेरी गुड फॉर डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा है, आपको सीधा उठाकर नहीं डालना है। यू डोंट हैव टू जस्ट पिक अप समथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पेस्ट इट हियर, यू हैव टू थिंक हियर। और इसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी आपको करना पड़ेगा कि कौन सा थॉट आपका कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। तो वर्ड वेब क्रिएट कर लो, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस फॉर्म करो, क्वेश्चंस को रीऑर्गेनाइज करो, और उसके बाद में इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। बॉडी इज नॉट नेसेसरली अ सिंगल पैराग्राफ, बॉडी आपका एक से ज्यादा पैराग्राफ में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लिया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट एडवाइस माइट ओके, खुशी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें अमांडा के पर्सपेक्टिव से लिखना है कि हमारे से। देखो हमें अपने से, अपने पर्सपेक्टिव से लिखना है। ये क्वेश्चन देखो ना, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही है प्लीज यस बोल दो, अगर नहीं आ रही है तो मैं कुछ और करता हूँ। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी और नॉट? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? मैं डेटा कार्ड चेंज करूंगा। सर अब आ गई। आ गई अब? यस सर। यस सर। चलो, ये पूछा है कि अमेंडा के पर्सपेक्टिव से लिखना है कि हमारे पर्सपेक्टिव से लिखना है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछिए, अमेंडा की अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो उसमें अमेंडा का एग्जाम्पल ले सकते हो, पोएम से कुछ कुछ एलिमेंट्स लोगे क्योंकि पोएम के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन अमेंडा के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, ये आपके पर्सपेक्टिव से होगा कि आपने क्या सीखा है, व्हाट अंडरस्टैंडिंग हैव यू डेवलप्ड फ्रॉम द पोएम with respect to this quote. सर आवाज नहीं आ रही। यूं करो, 2 मिनट वेट करो, मैं दूसरा डेटा कार्ड लेके आता हूँ। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा ये स्टेबल होने में। चलो अभी तो नेटवर्क चेंज कर लिया मैंने, अभी आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सो व्हाट एडवाइस माइट द चैटरबॉक्स एंड फ्रैंक हैव फॉर क्वाइटली इमेजिनेटिव अमांडा? तो एंड फ्रैंक कौन से वाला चैप्टर है, कौन से वाले चैप्टर से है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये क्लास 9 ने कर लिया है क्या ये? नो सर। नो सर। नहीं किया है तो चलो मैं फटाफट से क्लास 10 के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपका बाद में होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दो चैप्टर्स के रेफरेंस से है, तो एन फ्रैंक ये शी इज रियली चैटरबॉक्स, लेकिन उसके पास में कोई फ्रेंड भी नहीं है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ पहले। उसके पास में कोई फ्रेंड नहीं है, शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड टू व्हिच शी कैन कन्फाइड हर इनर फीलिंग्स। और अमांडा, अब देखो एन फ्रैंक बहुत ज्यादा बात करती है, शी इज अ चैटरबॉक्स, और अमांडा इज एन इमेजिनेटिव, शी इज अ वेरी क्वाइट गर्ल। ये ज्यादा बात नहीं करती है, शी इज लॉस्ट इन हर ओन इमेजिनेशंस। तो अब अगर दोनों की बात होती है, अमांडा की और एन फ्रैंक की, तो एन फ्रैंक क्या एडवाइस देगी अमांडा को, और इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन हमें लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? Right. जा, तुम ना कर, मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे जैसे बहुत नौकरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो अभी, उसके बाद में, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन मैं वैसे बता दूंगा तो मजा खत्म ही हो जाएगा। मैंने लिख तो दिया है कुछ, लेकिन पहले खुद ट्राई करके देखो, ठीक है। बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू राइट इट फर्स्ट एंड देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, तो उसको रेफर कर सकते हो। तो यू डोंट हैव टू कॉपी इट, यू जस्ट हैव टू रेफर टू इट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि द 100 ड्रेसेस है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर वो करना है, तो ये वाला क्वेश्चन हम उसके बाद में करते हैं। अभी चैप्टर शुरू कर ले नेक्स्ट वाला। यस सर। तो इससे पहले चैप्टर है वो। ये जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने वो तो कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी? यस सर। तो ये है चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1। तो दो चैप्टर्स हैं कंटिन्यूटी में। दिस इज अ लॉन्गर स्टोरी, सो द 100 ड्रेसेस 1 एंड 100 ड्रेसेस 2, and it has been written by Eleanor Estes. Okay, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिस चैप्टर इज अबाउट एन इमिग्रेंट गर्ल। अभी ये बताओ, इमिग्रेंट कौन होते हैं? इमिग्रेंट कौन होते हैं, एमिग्रेंट कौन होते हैं? गरीब। What is the difference between the two?
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब तो मैंने नेटवर्क भी चेंज कर दिया। देखो इस एरिया में 2 नेटवर्क चलते हैं, एयरटेल और जियो, दोनों में ट्राई कर चुका हूँ, तो आज कुछ वैसे ही प्रॉब्लम होगा फिर नेटवर्क में, या शायद मौसम कुछ बदल रहा है उसकी वजह से हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इमिग्रेंट एंड एन एमिग्रेंट? आई और ई का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मीनिंग में क्या डिफरेंस हो रहा है? इमिग्रेंट गरीब। और कोई ट्राई करेगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल? सर आज आ रही है तो जवाब क्यों नहीं देते हो फिर? यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का? सर जो पता था वो तो बता दिया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अंजलि, नेहरा, अंकित, जून, अंकित राव से तो उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी अगर बताएगा तो अच्छा है। दीपक, गगन, गुंजन, we have a lot of kids here. देखो ट्राई करना पड़ेगा, मैं सीधा आंसर नहीं देने वाला फिर, या ऐसे ही 15-20 मिनट और ऐसे ही और हम बैठे रहेंगे कि मैं बोलता रहूंगा कुछ भी और आप सुन रहे होगे, and we'll not be moving ahead with this chapter then. सर दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति। ठीक है, someone who immigrates or who comes from a foreign country, ठीक है, that person is immigrant, और immigrant उसका opposite हो जाता है a person who is going out of one's country. तो इसके प्रोसेस को इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कहते हैं। तो अगर आपको आगे चल के मान लो दूसरी कंट्री में जाना है टू विजिट देयर फॉर अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, तो अब सिर्फ घूमने के लिए नहीं, टूरिज्म के लिए नहीं, वहां पर अगर लॉन्ग पीरियड के लिए रहने के लिए जाना है टू वर्क देयर, तो देन यू विल हैव टू डील विद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो वहां की कंट्री जो एम्बेसीज वगैरह रहती हैं तो उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रहता है और वहां पर अप्लाई करना पड़ता है फॉर अ वीजा। और अगर यहाँ से जा रहे हो तो इंडिया के लिए यू विल बी एन एमिग्रेंट, और उसके लिए आपको एमिग्रेशन करना होगा प्रोसेस को, उसका तो खैर और कोई प्रोसेस नहीं होता, आपको पासपोर्ट ही चाहिए। और दूसरी कंट्री में जहां पर जा रहे हो तो वहां के लिए आप इमिग्रेंट होगे। तो अगर कोई भी बाहर की कंट्री से आता है तो काफी डिफरेंस हो जाता है ना। अगर बाहर की कंट्री का छोड़ो, काफी बच्चे आपकी क्लासेस में बाहर के स्टेट से भी, दूसरे स्टेट से भी होंगे, हरियाणा से नहीं है या किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से होंगे, तो उन्होंने भी दे आर ऑल्सो न्यू टू दिस एरिया, स्पेशली अगर स्टेट चेंज हो रहा है। तो अगर कोई यूपी से, वेस्ट बंगाल या साउथ वगैरह में किसी स्टेट से है, तो यू विल बी फाइंडिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो एक तो लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, और लैंग्वेज से ही रिलेटेड कल्चरल डिफरेंस भी होता है। और इनके साथ में ही देयर इज आल्सो अ डिफरेंस इन द काइंड ऑफ नेम्स दैट दे हैव। तो उनके लिए आपका नाम काफी अजीब रहता है, आपके लिए उनका नाम काफी अजीब रहता है। तो स्पेशली साउथ के लोगों से आप मिलोगे तो उनका शॉर्ट फॉर्म रहता है। आप जैसे एक हमारे क्रिकेटर थे VVS लक्ष्मण, तो अब ये VVS की फुल फॉर्म है, अब मुझे याद नहीं है क्या है, S चंद्रशेखर, ही वाज अ साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनका फुल फॉर्म है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो अब क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर हरियाणा में इस तरीके के नाम नहीं रहते हैं, इतने बड़े नाम नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा ऑड साउंड करता है। तो जितना डिस्टेंस आप इंक्रीज करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ऐसे कल्चरल डिफरेंस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस
या जो नेम के डिफरेंसेस हैं वो काफी आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे जब कोई भी अगर बड़े जाते हैं तो उनको भी डील करना पड़ता है, और छोटा अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको तो डेफिनेटली एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसी जगह पर। और ऐसे में कुछ बच्चे परेशान भी करने लग जाते हैं कि वो मान लो इस पर्टिकुलर जगह से आया है, इस पर्टिकुलर स्टेट से है, इस कंट्री से है, तो उसकी खिंचाई करने लग जाएंगे, उसको टीज करने लग जाते हैं, उसके नाम का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट अ गर्ल नेम्ड वांडा who is a Polish American. Polish American means she belongs to Poland and she is now residing in America. तो यूएस में इमिग्रेंट किया था पोलैंड से। तो पोलैंड अगर नहीं पता है तो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या करूं अब इसका? बाकियों को आ रही है क्या, किसी को नहीं आ रही है? सर आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं आ रही आपकी क्लियर। एक एक करके अभी आ रही है? सर आपकी वॉइस बहुत लेकर आ रही है। आज कुछ है ही प्रॉब्लम भाई फिर। सर अभी आप क्या कर रहे हो? मेरे पास स्क्रीन भी नहीं आ रही, बस वॉइस आ रही है। सर आ रही है स्क्रीन और वॉइस। दीपक को भी आ रही है। अच्छा यूं भी हो सकता है कि मेरे अलावा आपके वहां पर भी प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा बाहर आकर बैठने की कोशिश करो। डेटा कार्ड अंदर बैठे हो, थोड़ा सा बाहर आ जाओ प्लीज, सिग्नल थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, आगे बढ़ लें। यस सर। ठीक है, तो पोलैंड इज एन ईस्ट यूरोपियन कंट्री। तो अगर किसी ने मैप देखा है, मैप दिखाऊं पहले? यूरोप की वर्ल्ड मैप ले लेते हैं। देखो, दिस इज यूरोप और पोलैंड कुछ यहाँ पर है, यहाँ कहीं पे है, और यहाँ से इस गर्ल की फैमिली माइग्रेट कर रही थी इन अमेरिका। तो काफी डिस्टेंस हो गया। तो अगर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ही अगर स्टेट्स में इतने वेरिएशन की वजह से देयर कैन बी कल्चरल वेरिएशंस इन नेम, वेरिएशंस इन बिलीफ सिस्टम्स, सो इसमें तो और ज्यादा रहा होगा। अभी वापस आ जाते हैं यहाँ पे। So I'll just read through the information which has been given in this box. तो अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, बीच में आवाज कट रही है, तो खुद भी थोड़ा सा रीड करके देखो। The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. So the initial migrants moved in there in 1608. So this is before the American Revolution. जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इससे पहले की बात है। अलग अलग जगह से, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से पीपल वर माइग्रेटिंग टू अमेरिका। उस टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं था, अमेरिकन
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में ही यूनाइटेड स्टेट्स बना था. But the largest wave began in the early 20th century. So early 20th century मतलब 1900 समथिंग में 1910-20s के आसपास में माइग्रेशन हुआ था. और ये माइग्रेशन आपका वर्ल्ड वॉर के आसपास में ज्यादा हुआ था. उस टाइम में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे यूरोप में, जिसकी वजह से a large number of people were migrating to other places. So Polish people were one of them. The Polish state did not exist at that time. देखो आज तो डील करना पड़ेगा थोड़ा, या बाहर आकर बैठो. आई एम जस्ट रीडिंग थ्रू इट. पढ़ने की कोशिश करो, जितना सुनाई दे रहा है ट्राई करो भाई. मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ वैसे. सर आप अपनी वीडियो ऑफ कर दो, क्या पता तब सही आ जाए. ये लीजिए, लेट अस गो. अभी आ रही है? ठीक है सर सही है. ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस सर. चलो ये ठीक है. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. तो उस टाइम में पोलैंड एग्जिस्ट नहीं करता था. पोलैंड वाज अंडर रशिया इन अर्ली 19th century. पोलैंड आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आई थिंक क्रिएट हुआ था. तो द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू कंट्री ऑफ ओरिजिन. तो जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो दे वर आइडेंटिफाइड बेस्ड अपॉन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन. सो जैसे अगर रशिया से कोई आ रहा है तो दीज आर रशियन पोल्स. जर्मनी से आ रहा है तो जर्मन पोल्स. ऑस्ट्रिया हंगरी, याद हो हिस्ट्री के साथ में कोरिलेट करना है यहाँ पर. तो ऑस्ट्रिया हंगरी से आ रहा है तो ऑस्ट्रियन पोल्स हैं. सो दे वर नॉट नोन स्पेसिफिकली एज पोलिश पीपल. तो कहाँ से ये पोलिश पीपल आए हैं उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं. So one of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So most notable probably means the largest concentration of Polish American people is in Chicago. So Chicago is a state in America and its suburbs. Suburb क्या होता है? एक region होता है which is neither urban nor rural. तो ये अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच का होता है. तो यहाँ पर आपको सबर्ब्स में आपको अर्बन एरिया के फीचर्स भी दिखाई दे जाएंगे और रूरल एरियाज के भी फीचर्स दिखाई देते हैं. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw. तो यहाँ पर शिकागो को is being said to be the second largest Polish city, and it is being compared to Warsaw. Warsaw आज के टाइम में it is a capital of Poland. Polish Americans were sometimes discriminated against in the US, as were Irish, Italians and Jews. So this line is very significant कि सिर्फ Polish Americans को discriminate नहीं किया जाता था, Irish, Italians और Jews को भी किया जाता है US में. सिर्फ खैर इनको नहीं, इंडियंस को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आज के टाइम में भी. देयर हैव बीन मेनी अटैक्स ऑन इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इन पोलैंड. तो कुछ साल पहले एक सिख गुरुद्वारा पे अटैक हुआ था और काफी सिख्स वहां पर मारे गए थे. मतलब एन इंडिविजुअल वेंट इनटू देयर विद अ गन और काफी लोगों को मार दिया था. अभी रिसेंटली इसी साल में ही एक और अटैक हुआ है ऐसे ही, और 2 या 3 लोग और मारे गए थे. तो इनको हेट क्राइम्स कहते हैं. और डिस्क्रिमिनेशन के अलावा a very extreme kind of discrimination or an extreme kind of crime. Okay, according to the US 2000 census, 660,000. डिस्क्रिमिनेट किया. सर आयरिश कौन थे? सर आयरिश आर पीपल फ्रॉम आयरलैंड.
जो ब्रिटिश यूनिफिकेशन है वो पढ़ के देखो, आयरिश है उसमें से वन ऑफ द एथनिसिटीज इन ब्रिटेन, और अभी आयरलैंड अलग से कंट्री है। कुछ ही क्या रिवोल्ट किया था उन्होंने मिलने, मतलब ब्रिटेन की यूनिफिकेशन हुई थी तब, तो आयरलैंड के जो लोग थे उनमें से रिवोल्ट किया था, पर वो तो फेल हो गया था। भाई ये आयरिश पीपल हैं जो यहाँ पर आए हैं, हम वो डिस्कस नहीं करने हैं। अब आप इंडियन हो, आप कहीं और चले जाते हो, तो इंडिया में अगर फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है तो उसका क्या प्रॉब्लम है? मतलब हाउ डज दैट अफेक्ट यू डायरेक्टली? ओके, एथनिसिटी का मीनिंग पूछ रही है ऋतिका, कृति, कीर्ति, नितिन। ओके, एथनिसिटी का मतलब होता है, एथनिसिटी इज एन आइडेंटिटी which is based on, which can be based on your language, culture, common history, etc. तो अगर कोई भी आपकी आइडेंटिटी है which is based on your, let's say your common language, कि अगर हम सब लोग हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी पीपल हो गए, हम हिंदी बोलने वाले हो गए या हिंदू हो गए। अगर हम हरियाणवी बोल रहे हैं तो हम हरियाणवी लोग हो गए। तो ये हरियाणवी जो आइडेंटिटी होगी ये बेस किसकी बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ऐसे ही लैंग्वेज और कल्चर तो इंटरलिंक्ड है। अगर कॉमन पास्ट भी है, जैसे इंडियन आइडेंटिटी है, तो इट इज बेस्ड ऑन कॉमन हिस्ट्री दैट वी हैव हैड। यहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर अलग है। तो एथनिसिटी एक टाइप की क्लासिफिकेशन होगी कि मतलब एथनिक ग्रुप एक ग्रुप हो गया जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किसी इनमें से किसी भी एक आइडेंटिटी पर, और वो एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करती है उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, इज दिस फाइन या और एक्सप्लेन करूं एथनिसिटी? आगे बढ़ लें फिर। आ गया समझ में सर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएस 2000 सेंसस 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as their language spoken at home. तो लगभग 2000 में इतने पोलैंड के लोग पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो अगर पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है मतलब मदर टंग पोलिश है, तो दीज पीपल आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, इनकी एथनिसिटी पोलिश हो जाएगी। अब एथनिसिटी कास्ट के बेसिस पे भी हो सकती है वैसे। तो अगर जैसे अलग अलग कास्ट के बेसिस पे लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, और वो उस कास्ट के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इवन कास्ट कैन एक्ट एज एन एथनिसिटी। तो एथनिसिटी की काफी फ्लूइड डेफिनेशन है। So which is about 1.4% of the people who speak languages other than English. So 1.4% of the people in America, in United States of America, speak Polish along with English. So moving ahead, we are beginning with the main chapter now. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. So it begins describing a scene. तो scene क्या है कि there is a girl called Wanda Petronsky. अब नाम देखोगे काफी अलग है, हमारे लिए तो अलग है, लेकिन even for people of USA it was a quite a different name. बोलने में ही थोड़ा सा different लगता है, Wanda Petronsky. So this girl was not in her seat. तो normally class के अंदर children have certain seats fixed. आगे
बच्चे वो बैठते हैं जिनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो टीचर की कोई बात नहीं छोड़ने देना चाहते, दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन टू व्हाट द टीचर हैज टू से। पीछे वो बैठते हैं जिनको पढ़ाई से इतना परवाह नहीं है, जिनको मस्ती वगैरह करनी है ज्यादा, ऐसे लोग बैठे होते हैं। तो वांडा वाज नॉट इन हर सीट, तो जिस सीट पर वो यूजुअली बैठती थी वहां पर नहीं थी, और शी वाज नॉट नोटिस्ड बाय एनीबॉडी। तो नॉर्मली बच्चे अगर कोई एब्सेंट होते हैं तो उनके फ्रेंड्स ध्यान रखते हैं कि वो आया या नहीं आया, लेकिन no one noticed whether Wanda was present in the class or not. Not even Peggy and Madeline. So these are two girls who also did not notice the absence of Wanda Petronsky. So these girls who started all the fun, they did not notice her absence. तो यहाँ पर कुछ फन की बात की जा रही है, कुछ मस्ती की बात की जा रही है. So probably there is something which used to go on in the class. They used to play a certain game with Wanda. So even they did not notice Wanda's absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat, in the last row. So in room 13. So room 13 was their classroom room. And she used to sit in the last seat and in the last row. तो हॉरिजॉन्टल रोज की बात हो रही है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो लास्ट रो की लास्ट सीट के ऊपर दिस गर्ल यूज्ड टू सिट. एंड अब ये जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, लास्ट सीट पे बैठने वाले इतने पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो ऐसे इसके आसपास में कैसे बच्चे बैठे होंगे, दोज हु यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज. तो ऐसे बच्चे हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स and such kind of children who used to scuffle their feet. तो जहां पर ज्यादा पैरों की आवाज आती हो इधर उधर मूव करने की, तो जो पीछे वाले सीट के होते हैं वो इधर हिलते डुलते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं, पैर से एक दूसरे को मारना है, कुछ भी करना है, या अगर कुछ भी हंसी की बात हो गई तो बहुत ज्यादा हंसते हैं. तो कुछ शैतान बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अगर कुछ हंसने की बात की तो जानबूझ के और ज्यादा हंसने लग जाएंगे. हाँ, तो इस तरीके के बच्चों के आसपास में बैठती थी. और यहाँ पर देयर वाज द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. तो इस एरिया में ऑफ द क्लासरूम देयर वाज मोस्ट मड एंड डर्ट. अब मड एंड डर्ट क्यों होती थी? प्रोबेबली जो बच्चे आते थे यहाँ पर, जो पीछे बैठते थे, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम सच अ प्लेस वेयर देयर वाज मड एंड डर्ट. ठीक है, फर्स्ट पैरा क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे. अभी 9:40 हो गया है. वी वॉन्ट बी मूविंग अहेड. जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं वो प्लीज क्लास में वो अपनी नोटबुक्स में कर लेना और चेक करने के लिए मेरे पास में भेज देना. और ने करा दिए, ये सारे हो गए. लास्ट के 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, जिसमें से एक आपको करना है और एक हम ये वाला चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में करेंगे. ओके सर. ठीक है, और ये वाला चैप्टर पढ़ के आना है प्लीज. तो अगर पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. बिना पढ़े वापस से कंसंट्रेशन लेवल तो वैसे ही कम रहता है. ठीक है, तो एटलीस्ट गो थ्रू द फर्स्ट 2 पेजेस. ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन 2 पेज ये यहाँ तक, ये इस पेज नंबर 65 तक तो एटलीस्ट पढ़ लो प्लीज. ठीक है, बाय सर. ओके बाय. आपने गलती कर लैब में क्या कराया था? मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी. मैंने कुछ सर्किट्स का कराया था. प्रोग्रामिंग शुरू की थी हमने थोड़ी सी, कि किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं. ठीक है, ओके सर गुड नाइट. हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही प्लीज. थैंक यू सर.
ऑलराइट सर, किसी को कोई डाउट तो और नहीं है ना, कुछ और क्वेश्चन पूछना हो? No, sir. सर ठीक है, यस। पीडीएफ के क्वेश्चन भी फेयर में करने हैं। हाँ जी, करने हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक वाला है तो ये करना है भाई, फेयर में करने हैं सारे। ठीक है, ऐसे ही डिस्कस नहीं करने हैं। और कोई डाउट? ओके सर। नो सर। सर हाँ जी, ठीक है, आई एम डिस्कनेक्टिंग द क्लास नाउ। सर Okay, sir.